कि परसेप्शन एंड पर्सपेक्टिव, ये हमारा आज का पीपीटी है। तो सीधी भाषा में कोई भी डिस्कशन करने से पहले हमें शब्दों के मायने डिफाइन कर देने चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये मेरा नॉर्मल हमेशा स्टेटमेंट होता है किसी भी प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले। तो मैं ये बता या इसकी डेफिनेशन देता हूँ आपको। तो परसेप्शन जो होता है वो किसी भी एक व्यक्ति का जो परसीविंग का तरीका है या उसकी जो एबिलिटी है या कहूँ तो उसकी जो क्षमताएं है किसी भी चीज को देख पाने की। तो उस चीज को देख पाने की क्षमता को जब हम टटोलेंगे, अब वो क्षमता किस पर निर्भर करती है? तो इस पर निर्भर करती है कि उस व्यक्ति के जो अवेयरनेस है उस समय में वो कितनी है। उसके आसपास जो ऑब्जेक्ट्स है क्या उसके उसको नाम पता है? क्योंकि ऐसा भी होता है ना कि कई बार कुछ चीज होती है हमें पता नहीं होता इसको क्या कहते हैं, तो हम उसको नहीं बोल पाते। इस तरीके से जो सेंसेस से हम डेटा लेते हैं उसको हम हमारे ब्रेन में प्रोसेस करते हैं। तो इसका एक इक्वेशन होता है हमारी डेली जिंदगी में कि हमने बाहर से जो डेटा लिया या ले पाए उसको हम अंदर प्रोसेस करते हैं। वो प्रोसेस कैसे करते हैं? तो उसके लिए भी मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ कि इसके इसके लिए हमारे ये एक प्रॉपर एक साइंटिफिक तथ्य है। तो इसके लिए हमारे पास ये आप ये इमेज देखिएगा जो मैंने शेयर की थी कि हम जब भी बाहर से इंफॉर्मेशन लेते हैं, एक सेकेंड ना, हम जब भी बाहर से इंफॉर्मेशन लेते हैं तो वो हमारे ब्रेन में आती है। ब्रेन में नहीं आती है, बेसिकली सेंसेस में आती है। तो अब हम उसको प्रोसेस करते हैं। कैसे करते हैं? हम उस समय में काफी सारे फैक्टर्स उस इंफॉर्मेशन पर जो अंदर है उस पर लगा रहे होते हैं, जैसे टाइम, लोकेशन, मूड, आपका मूड क्या है या आपने वो इंफॉर्मेशन को परसीव किया। उसके बाद उसके लिए कौन सी भाषा में परसीव किया, भाषा का भी महत्व होता है। उसके बाद मेमोरीज, क्या उस डेटा के बारे में आपके दिमाग में पहले से कोई मेमोरी है? जैसे कि अगर आपने कोई ग्लास देखा है, अब वो आपके घर में आप रोज देखते हो, तो आपको किसी ने बोला ग्लास, तो आप आ जाओगे, पानी लोगे, पी लोगे, उसमें इतना सोचना नहीं पड़ेगा, उसमें अवेयरनेस की जरूरत नहीं है, वो एक हैबिट हो जाएगी। तो आपके क्या आपके ब्रेन में उस चीज के बारे में पहले से कोई मेमोरी है? अगर है तो हाँ, इसका मतलब ये है, तो वो लिंक कर देगा। उसके बाद जो डिसीजंस होते हैं कि उसके ऊपर क्या करना है, या आपने अगर इससे पहले यही इन्फॉर्मेशन मेरे ब्रेन में आई थी तो मैंने इससे पहले क्या डिसीजन लिया था, तो क्या वो यहाँ पे लेना है? कई बार हम वही डिसीजन लेते हैं, इसलिए हम कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, क्योंकि हम सुधरते नहीं है। तो उसके बाद बिलीव क्या है आपके उस इन्फॉर्मेशन को जो आपने परसीव किया है उसके बारे में, क्या आपके प्री कंसीव्ड नोशन है, उसी को हम बायसेस भी कहते हैं। तो वो भी एक फैक्टर हो जाता है। उसके बाद में आपकी वैल्यूज क्या है? वैल्यूज मतलब आप एक समाज में रहते हो, समाज की कुछ वैल्यूज होती है। वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सही होता है, मैं एक प्रोसेस बता रहा हूँ, मैं इसको सही गलत नहीं कह रहा हूँ। समाज की कुछ वैल्यूज होती है, तो वो वैल्यूज आप में बचपन से कंडीशनिंग के द्वारा आ जाती है। कोई उसके लिए डाली भी जा सकती है वैल्यूज, बहुत जगहों पर वैल्यूज डाली भी जाती है। कई सारी वैल्यूज ऐसी होती है जो अपने आप मतलब मेमेटिक्स बोलते हैं इसे, मीम्स। मीम्स यानी वो वाले नहीं, कॉमेडी वाली वो जो होते हैं वो नहीं। हम हमारे आसपास का माहौल में जो लोग बर्ताव कर रहे हैं उनको देख करके सीखते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम किसी की मैयत में गए हैं तो वहाँ हम हंसते नहीं है, क्योंकि वहाँ मतलब अब हंसेंगे तो अपनी उसके पीछे निकल जाएगी मैयत, तो इसलिए हंसते भी नहीं है। और आसपास में माहौल भी ऐसा होता है कि थोड़ा, तो भले ही आपको रोना ना आ रहा हो, भले ही आपका दुश्मन हो, लेकिन वहां जाके आप थोड़ा, बहुत बुरा हुआ जी, जी जी बहुत बुरा हुआ जी, ये तो बोलोगे मतलब। और मानवीय स्तर पर ये हर व्यक्ति बोलता है। तो ये आपकी वैल्यूज क्या है। उसके बाद आपकी आइडेंटिटी क्या है, जैसे मैं कौन हूँ, इसकी आइडेंटिटी आपके दिमाग में एक बेसिक बेसिक सी होती है। आपके पास नहीं होती होंगी, लेकिन आपके जो बायोलॉजिकल नीड्स है, आपके जो जीन्स है, उनको सर्वाइव करना है। तो बेसिक आइडेंटिटी आपके एज ए सर्वाइवल मैकेनिज्म है आपके ब्रेन में। इसलिए आप देखोगे कि गर्म तवे पे हाथ रखते ही सोचना नहीं पड़ता कि उसको निकालू कि नहीं, क्योंकि आपको अगर जीना है तो वो गर्म तवा आपके जिंदगी के लिए बहुत खतरनाक है, तो आपका हाथ अपने आप पीछे खिंच जाएगा, क्योंकि आपके रिफ्लेक्सेस ट्रेन हो रखे हैं। क्योंकि हम कई कई मतलब एटलीस्ट बिलियन ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन जो है उसने हमें इतना ट्रेन कर दिया है कि जीने के लिए क्या नहीं करना है। वो अलग बात है, कुछ लोग अभी भी नहीं हुए, कुछ लोग अभी भी वो बंदर बंदर ही है, लेकिन क्या कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता है, मैं ये कह रहा हूँ। फिर इसके बाद ये सब फिल्टर लगाने के बाद, पूरा दिमाग मारी करने के बाद आप कुछ बिहेवियर दिखाते हो जो स्टिमुलस बाहर से लिया है उसके लिए। तो ये इमेज का बस यही रीजन था दिखाने का कि हम इस तरीके से इंफॉर्मेशन लेते हैं, आंख, कान, स्किन, नोज और टंग। सो पर्सपेक्टिव क्या होता है भाई? चीजों को स्टिमुलाई जो होता है वो होता है बाहर से लिया हुआ एक सिग्नल। बाहर से आपके बॉडी के पास सिग्नल आ रहा है तो उसको स्टिमुलाई, तो आपके स्टिमुलाई जो होता है उसको परसीव आप करते हो, उसको प्रोसेस करते हो ब्रेन में, जो मैंने आपको इमेज दिखाई उससे। अब पर्सपेक्टिव क्या होता है? पर्सपेक्टिव होता है एबिलिटी टू थिंक व्हाट प्रॉब्लम्स एंड टू मेक डिसीजन इन अ रीजनेबल वे अराउंड विदाउट एक्सेजरेटिंग देम। मतलब इंफॉर्मेशन को देखना और शांति से समझना,
समझना, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको शांति से बैठ करके समझना कि प्रॉब्लम क्या है। अगर आप प्रॉब्लम जान जाओगे तो इसका मतलब ये है कि उसका समाधान भी आप बहुत अच्छे तरीकों से कर सकते हो। तो इसलिए पहली बात तो प्रॉब्लम है ये मानना, उसके बाद उसको समझना। उसी के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी सिस्टम को उसके काम करने का तरीका जान लो, उसके बाद आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हो, कि उसको बर्बाद कर सकते हो, उसको आबाद कर सकते हो, उसको अपने लिए वो कैसे सिस्टम को घुमाते रहे, ये भी कर सकते हो, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा एंड मोर एक्सेट्रा। तो ये होता है पर्सपेक्टिव। तो पर्सपेक्टिव मतलब दृष्टिकोण होता है, सही निर्णय लेने के लिए ज़रूरी होता है। अब किसी भी एक सिचुएशन में हर व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि सारे व्यक्ति एक ही पर्सपेक्टिव रखेंगे। ऑल्दो हम वो चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमने जीने के लिए कुछ थ्योरीज़ बना रखी है, जिससे हमें मानसिक संतुष्टि मिलती है। अब सिर्फ़ हम अकेले तो नहीं रहते, हम समाज में रहते हैं, आस-पास लोग रहते हैं। अब अगर किसी और की थ्योरी हमसे पूरी उल्टी हो, तो वहाँ क्लैश होने की संभावना ज़्यादा है। तो हम कोशिश भी करते हैं कि हम जो थ्योरी मान रहे हैं, उसको ज़्यादा लोग मानें, ताकि समाज में एक कल्चर बन सके और वो सही से चल सके। नहीं तो फिर वो क्या कहते हैं उसे, जंगल राज जो होता है कि भई हर लोग लड़े जा रहे हैं, मैं ये मानता हूँ, नहीं, नहीं तू ये क्यों मानता है? मैं ये मानता हूँ। फिर उठाई लाठी चले गए। तो हम ये एक बेसिक सेंस होता है कि हमको चाहिए कि मैं जिस थ्योरी पे मान रहा हूँ, उसी पे ज़्यादातर लोगों ने मानना चाहिए, क्योंकि वो सबके लिए क्योंकि वो मेरे लिए अच्छी होगी कि सब लोग उस थ्योरी पे माने, और क्योंकि वो मैंने बनाई होगी, तो मैं जानता होऊँगा कि उसको कैसे अपने लिए यूज़ करना है। तो रिलिजन भी बेसिकली यही है कि आपको सबको साथ में ला करके एक बंदा एक थ्योरी बोलता है, पंडित, पुरोहित, मुल्ला, मौलवी, फादर, प्रीस्ट जो भी हो, और फिर वो समाज को घुमाते रहता है। अब बात रही, खैर ये तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई और ये मैप पर भी मैं आऊँगा जल्दी। लेकिन ये एक इमेज है, जैसे ये देखिए, ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है मैं जो बता रहा हूँ उसका। अब ये एक फिगर है जिस पर लाइट डाला जाए। अब भाई जो भी व्यक्ति चाहेगा कि मैं इसको सिर्फ़ ये जो ऑरेंज वाला पोर्शन है वही देखूँगा, तो उसको स्क्वायर ही दिखेगा। अब आप उसको बोलोगे कि भैया रुको ज़रा, ये इधर देखो, ये सर्कल भी है। अरे तुम गलत हो, तुम देशद्रोही हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमको पता नहीं ऐसा हुआ था, नेहरू जी के समय ऐसा था, है ना? मतलब ये ऐसा बोलेगा। आप बोलोगे ग्रीन वाले को कि देखो ये आप जो ट्रायंगल देख रहे हो, वो असल में ट्रायंगल ही नहीं स्क्वायर भी है। वो बोलेगा अरे नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता है, तुम गलत हो, तुमको पता नहीं, तुमको समझ नहीं आता, तुम गधे हो, तुमको क्या पता? उसके बाद सेम फॉर दिस सर्कल वाला रीजन, जब हम ये कहेंगे कि ऑरेंज और ग्रीन भी है, तो वो कहेंगे अरे नहीं, नहीं, नहीं ये तुम भी गलत हो। तीनों कहेंगे सेम ही बात कि तुम गलत हो, मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ और तुमको मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो मैं तुमको नेगेटिव एक टैग चिपका दूंगा और फिर तुम मेरे दुश्मन हो जाओगे और मैं तुमसे लड़ूंगा, हो सके तो तुमको निपटा भी दूंगा, क्योंकि तुम मेरी थेरेपी पे नहीं मान रहे हो। मेरी थेरेपी नहीं मानोगे तो हो सकता है तुम उसको क्रिटिसाइज करोगे, जिसका मेरे पास उस क्रिटिसिज्म को पर्याप्त जवाब देने के लिए लैंग्वेज नहीं होगी या कुछ भी नहीं होगा, तो मेरी थेरी ढह जाएगी, तो मेरा जो पावर क्षेत्र है या मेरे जो फॉलोअर्स है वो टूट जाएँगे और वो इसके पीछे लग जाएँगे, तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा। ये पूरा यही सेंस होता है। हम क्या कह रहे हैं आपको? हम कहते हैं ये भी मत देखो, वो भी मत देखो, ये भी मत देखो। हम कह रहे हैं पूरा पिक्चर देखो। जैसे अभी आप इस इमेज को देख रहे हो, पूरा देख रहे हो। तो इसी तरीके से किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से देखिए और फिर ये देखिए कि आपको समस्या कौन-सी सुलझानी है। क्या समस्या सुलझाने में यहाँ पर से क्या-क्या चीज़ें काम आ सकती है? उन चीज़ों का एक प्रॉपर कॉकटेल बनाइए और समस्या को सुलझा दीजिए। काम खत्म, बस इतना ही करना। तो हमारा उद्देश्य यही है कि ये ऐसे ऐसे हम काम करें। तो इस तरीके से कुछ होता है परसेप्शन, पर्सपेक्टिव। अब इसके लिए परसेप्शन की भी कई सारी थ्योरीज़ है उसके अंदर, और भी अन्य कई सारी चीज़ें हैं, पर्सपेक्टिव की भी है। तो मैं आपको बताता हूँ परसेप्शन के बारे में। परसेप्शन क्या होता है? मैंने आपको डेफिनेशन बताई। अब इसमें जो देखिए, मैं आपको एक अगर एकदम सत्य बात बताऊँ तो ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति को ये लगता है कि वो सेंसेस के परे की दुनिया किसी किताब में लिखी हुई है और उसको मानता रहेगा, तो उसके लिए वो ठीक है, वो मानता रहे, लेकिन वो गलत है। क्योंकि जो ना आ सका समझ में, ना समा सका नज़र में, है पर्दानशी लेकिन जलवानुमा है सब में, ये कविता में ही अच्छा लगता है। इट इज़ अ मेटाफोर। तो वो वही रहने दो, उसको फैक्ट बनाने की चेष्टा मत करो। जब-जब ऐसी चेष्टाएँ हुई है, मानव सभ्यता ने बहुत बड़ी-बड़ी कीमतें चुकाई है। एक इमेजिनरी चीज़ को आप प्रोपेगेंडा की मदद से, हो सकता है ज़्यादा लोगों तक अपील कर करके उसको ऐसे अच्छे ब्रांडिंग पैकेज में रख के ज़्यादा लोगों में फैला दोगे। लेकिन जब समस्या आप पर वार करेगी, तो वो जो बार्बी वर्ल्ड आपने बनाया है ना, वो आप ही को बर्बाद करेगा। सबसे पहले आप ही को निपटाएगा। तो ठीक है, आप मान सकते हो कि भाई कुछ है सेंसेस के परे, और वो इस किताब में लिखा है। आप कोई भी हो सकते हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन ऐसा नहीं है सर। और जितना जल्दी आप इसको मान जाओगे, उतना जल्दी आपको जो शांति आप धर्म में ढूँढ रहे हो, वो पहले ही मिल जाएगी बिना किसी धर्म को फॉलो करे। तो अब फाउंडेशंस ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर क्या? देखिए, परसेप्शन बनना एक ऐसे आसान प्रोसेस नहीं है। 3 बिलियन ऑफ ईयर्स लगे हैं। 3 बिलियन ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन लगा है। तो अब इसमें डिपेंड क्या करता है? अब आप कोई भी चीज़ का परसेप्शन बनाते समय ये इतने फैक्टर्स होते हैं, मतलब ये तो मैंने कुछ ही यहाँ नोट किए हैं, और भी कई फैक्टर्स होते हैं। जैसे
पर्सनल फैक्टर होते हैं, एज, सेक्स, एजुकेशन, जैसे कि एज क्या है आपकी। अब एक बच्चा बच्चे की तरह ही सोचेगा, अब और वैसे ही सोचना भी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा बूढ़ों की तरह बात करने लग जाए तो वो समस्या है भाई, वो बच्चा मतलब वो बच्चे की ज़िंदगी में क्या ही कहे। खैर, तो हर व्यक्ति अपने उम्र के हिसाब से, जिस सराउंडिंग में वो है उस हिसाब से, वो मेल है या फीमेल है उस हिसाब से, उसके उद्देश्य क्या है, उसको पाने के लिए उसको क्या करना है उस हिसाब से, उसकी क्षमताएँ क्या है उस हिसाब से, वो कितना क्रिएटिव है या उसका उस समय क्या इमोशन आ रहा है उस इन्फॉर्मेशन के बारे में, उस हिसाब से, उसके आस-पास कितना गर्मी है, ठंडी है, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। उसके पास, उसके जेब में कितना पैसा है, वो कौन-सी सोसाइटी में है, उसके सोशल नॉर्म्स क्या है, उसकी कल्चरल वैल्यूज़ क्या है, उसके एथिक्स जो उसके ब्रेन में बचपन में उसने सीखे होंगे, वो क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसके पॉलिटिक्स क्या है, उसके पॉलिटिकल पावर में कौन है, इकोनॉमिकल पॉलिसी क्या है। और अगर ये, खैर मैं इकोनॉमी वगैरह ये सब हटा भी दूँ टेक्निकल शब्द, तो आपका उद्देश्य क्या है, उसके हिसाब से आप अपना जीवन जियोगे। और लाइफ अपने बेसिक मीनिंग में ही, सॉरी मीनिंग नहीं, बेसिक सेंस में एक ट्रेजेडी है जो सफरिंग है। लाइफ इज अ सफरिंग, और इस हर कोई मानता है। नहीं मान सकते हो ठीक है, अलग बात है, लेकिन इन दी एंड आप सफर तो कर ही रहे हो। सफर कर रहे हो तो अब सफरिंग को आपको मीनिंगफुल बनाना है। तो मैं यही कहता हूँ कि फाइंड अ पर्पस। पर्पस मतलब फाइंड अ पर्पस, यानी उद्देश्य जो कि इतना बड़ा हो और आपको वो करने में इतना अच्छा लगे, जिससे कि ये जो सफरिंग है वो मीनिंगलेस लगने लग जाए, या वो मतलब ऐसा लगे कि ये कुछ भी नहीं है, मेरा पर्पस अच्छा, और वो पर्पस अच्छा हो मानव सभ्यता के लिए। ऐसा नहीं कि मतलब मैं आई मी माई सेल्फ, ये मेरा पर्पस है और मैं जिए जा रहा हूँ, तो ये भी नहीं। सबके कलेक्टिवली देखो, कलेक्टिवली सोचो, सबका साथ सबका विकास, इस तरफ बढ़ो। बस बोलो मत ये बातें, इसकी तरफ बढ़ना है, कुछ प्रैग्मेटिक या व्यवहारिक एक्शन लेनी है। तो ये जो बिहेवियर होते हैं इसके इतने सारे, मतलब मैं आपको अगर वो लिस्ट देता रहूँ तो ये स्ट्रीम उसी में नहीं पड़ जाएगी कि इतनी सारे फैक्टर्स कैसे होते हैं। तो ये कुछ मैंने दिखाया है आपको, आप चाहे तो स्ट्रीम को रोक करके उस पर गौर भी कर सकते हैं। तो अब इसका निचोड़ क्या है, देखिए, वी डोंट सी थिंग्स एज दे आर, वी सी थिंग्स एज वी आर। और मैं इसका आपको प्रैक्टिकल उदाहरण दूंगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करवाऊंगा। इसके पहले भी हमने आपको सिलेक्टिव अटेंशन टेस्ट के बारे में बताया था, दिखाया था। आप चाहे तो यूट्यूब पर देख भी सकते हैं वो वाली, मैं यहाँ पर भी अभी आपको दिखाऊंगा प्रेजेंटेशन के साथ साथ। तो हम चीज़ों को वैसा नहीं देखते हैं जैसे चीज़ें हैं, हम वैसे ही देखते हैं जैसे हम हैं। हम हैं मतलब जैसे हमारी मतलब कंडीशनिंग हो रखी है उस स्टेज तक। अब परसेप्शन, जो मैंने आपको बता दिया, अ प्रोसेस बाय व्हिच इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट देयर सेंसरी इंप्रेशंस इन ऑर्डर टू गिव मीनिंग टू देयर एनवायरनमेंट। ये हम क्यों करते हैं, जिंदा रहना है, सिंपल। जिंदा रहते रहते आपके शादी होगी तो बीवी होगी, बच्चे होंगे, आसपास मम्मी पापा होंगे, उनकी सेफ्टी भी जरूरी है। तो आप अकेले तो जी नहीं सकते ना, समाज चाहिए। अब आदमी अकेला फार्मिंग भी करे, उसके बाद में उसको कुक भी करे, खाए भी, मतलब सब कुछ एक आदमी नहीं कर सकता। हमें लोगों की जरूरत है, और सच में है, और ये अच्छी बात भी है तरीके से। तो हम इसी के लिए हम सब कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए हम जिस इन्वायरमेंट में हैं, जहाँ पर बाकी लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, उनके साथ ढलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम भी जी सके। क्योंकि अगर कोई ज्यादा हमसे अच्छा पोजीशन में है और हमने उसको कुछ अनर्गल बोल दिया और वो आ गया तलवार लेके, क्या कर लेंगे। अब भाई लोगों के घर में पैसे मिल रहे हैं, घर जल रहा है, लेकिन अब फिर भी यार उन पे कुछ नहीं हो रहा है। तो अब इस खैर मैं थोड़ा बहक गया था, सॉरी सॉरी। सत्य बोलना चाहिए लेकिन कभी कभी। खैर, तो ये परसेप्शन क्या है, प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट देयर सेंसरी इंप्रेशंस इन ऑर्डर टू गिव मीनिंग टू देयर एनवायरनमेंट। अब इसके बाद क्या आता है, ये परसेप्चुअल प्रोसेस मॉडल। ये मैंने मतलब ये ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, मैं एकदम टेक्निकल इसलिए नहीं हो रहा हूँ क्योंकि अगर मैं टेक्निकल होऊंगा तो या कोई देखने वाला नहीं बचेगा। क्योंकि विज्ञान की एक जटिल समस्या यह है कि उन्होंने ऐसे ऐसे शब्द बना रखे हैं जो एक बच्चे समझ नहीं सकते एकदम आराम से, या कोई आराम से अगर उसको पढ़ा लिखा नहीं है उस डोमेन से समझ नहीं पाएगा, और इसलिए वो इतना ज्यादा प्रचलित भी नहीं हो पाता। ये एक प्रॉब्लम है। तो मैं आपको एकदम आसानी से मोटा मोटी बात बता रहा हूँ। अगर आप किसी चीज से डिसएग्री करते हैं तो आप आ सकते हैं, अगर मैं मेरी कोई गलती है तो मैं माफी भी मांगूंगा। ये भी कह देता हूँ। तो परसेप्चुअल प्रोसेस मॉडल क्या होता है, जैसे देखिए, हम इन्वायरमेंट से, हमारे सराउंडिंग से बेसिकली डेटा लेते हैं। जैसे अभी आप ये स्क्रीन देख रहे हो, तो ये आपके आपके बॉडी के बाहर एक चीज है जिसको हम मोबाइल कहते हैं। आप उसको देख रहे हो, यानी कि आप उसमें से डेटा ले रहे हो आसपास के अपने सराउंडिंग से। वो डेटा कैसे लोगे, सरल सी बात है, फीलिंग, हियरिंग, सीइंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग, जो हमारे सेंसेस है उससे। उसके बाद हम वो जो अंदर आया है उसमें सारा डेटा अपने ब्रेन तक नहीं पहुंचाते, उसमें बहुत सारी चीजें डिलीट डिस्टॉर्ट कर देते हैं, ताकि यार इतना प्रोसेसिंग नहीं कर सकते ना, हमें हमारे मतलब की चीज चाहिए उसमें। इतने इतने पूरे डेटा में हमें हमारी मतलब की चीज चाहिए जिससे हम कुछ उस पर एक्शन ले सकें। तो हम उसको सिलेक्टिवली बाजू में करते हैं, यहाँ पर हमारे बायसेस बायसेस आ जाते हैं।
उसके बाद में उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं सही से कि अच्छा इसका मतलब क्या है। कोई अगर हाथ में तलवार लेकर के आ रहा है तो क्या वो मुझे मारने आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सब हमारे सबकॉन्शियस में चल रहा होता है। उसके बाद हम उसको इंटरप्रेट करते हैं कि ये तलवार लेकर के मेरे से इतना दूर है, देख भी मेरी तरफ रहा है, शायद मुझे ही मारेगा। तो हम फिर उसको इंटरप्रेट करके जो भी उस समय हम कर सकते हैं पॉसिबल एक्शंस में से वो करते हैं। तो उससे हमारे एटीट्यूड और बिहेवियर डिसाइड होते हैं। तो एक मॉडल होता है परसेप्शन का। अब बात रही जैसे मैंने आपको बताया परसेप्चुअल प्रोसेस की, सेंसेशन, सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रिटेशन। सेंसेस से डेटा लेना, उसमें से कुछ चीजें सिलेक्ट करना। ये सिलेक्शन भी होता है, ये भी कई मामलों में सबकॉन्शियस होता है, आपके हाथ में होता है लेकिन आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो जैसे जैसे आपका अवेयरनेस बढ़ता है, आपका आप जो डेटा बाहर से ले रहे हो उसके उसको सिलेक्ट करने का जो मैकेनिज्म है वो भी इंप्रूव होता है और वो मेडिटेशन से बहुत अच्छे से होता है। उसके ड्रग्स भी आते हैं लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा उनके, लेकिन और वो लेने भी नहीं चाहिए क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं इस बारे में, क्योंकि आपके भलाई के लिए बता रहा हूँ, मेरे नहीं। बाकी फिर आपने जो डेटा लिया है, जो भी आपकी अवेयरनेस थी उस स्टेट में से, उसको आप ऑर्गेनाइज करोगे कि इसका मतलब क्या है। जैसे कि आप जब बच्चे थे 2 साल से छोटे, तो आपको नहीं पता था कि मैं अलग हूँ और मेरे आसपास का जो सामान है वो अलग है। आप बड़े हुए, फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाने लगे, तब समझ में आने लगा कि अच्छा मैं ये टेबल नहीं हूँ जो मेरे सामने रखा हुआ है, मैं कुछ और हूँ, ये टेबल कुछ और है। तो आपने जो ये कुछ और है उसको टेबल नाम दे दिया। तो इस तरीके से भाषा आपने जो आपने सीखी थी अपने परिवेश में, उसका इस्तेमाल करना शुरू किया ताकि आप अपने आप को बयान कर सके। उसके बाद इंटरप्रिटेशन, उसी तरीके से जैसे आपने अपने आप को और चीज़ों को अलग-अलग तरीके से देखना शुरू किया, उसी तरीके से जो अलग-अलग चीज़ें हैं, वो जो कर रही है, उसको इंटरप्रेट करके उसको अपने दिमाग में रखना शुरू किया कि अच्छा, अब कोई आपको गाली देता है तो आपको समझ आता है कि गाली दे रहा है क्योंकि उसने आपको आपकी भाषा में गाली दी। अब मैं इटालियन में या जापानीज़ में आपको किसी को मतलब कोई किसी को गाली देता है, आपको हँसी ज़्यादा आएगी सर। मतलब और ये आप देख सकते हो, इसके कई वीडियोज़ भी पड़े हैं। जिस भाषा में आपको पता नहीं, जो भाषा आपको पता नहीं, उसमें आपको कुछ भी कहूँ, तारीफ़ भी करूँ तो आप बोलोगे, "अबे यार! क्या बोल रहा है ये? ये क्या है ये? ये क्या है?" ये ऐसा होता है। अब बात रही सिलेक्टिव अटेंशन की, तो अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है एक इंस्टेंस पे। ये बहुत फ़ास्ट होता है दोस्तों, ये प्रोसेस जो होती है, ये बहुत फ़ास्ट होती है। हम बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज़्म इसीलिए है क्योंकि हम बहुत कॉम्प्लेक्स कोड को या कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को अपने अंदर चला सकते हैं। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है आपके सामने का, उसका साइज़ क्या है, इंटेंसिटी क्या है, मोशन क्या है, रिपिटिशन उसमें कोई हिल रहा है क्या जगह से या स्टेबल है, उसमें कुछ नोवेल्टी है क्या? नोवेल्टी मतलब कुछ ऐसे वैसे एक सेंस होता है नोवेल्टी मतलब कि आहा! मज़ा आ गया यार। मतलब वो कुछ ब्रांडेड चीज़ें लेने के बाद नहीं होता है कि आहा! ये तो पूमा का शू है जी। वो जो एक भाव होता है, वो नोवेल्टी होता है कि उसका मतलब क्या अलग है उसमें ऐसा। उसके बाद परसेप्चुअल कॉन्टेक्स्ट होता है आपका, और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परसीवर, उसका एटीट्यूड क्या है, उसके डिफेंस क्या है अगर गलत डेटा उसके अंदर आ गया है जो उसको सूट नहीं करता तो। एक्सपेक्टेशन क्या है उस डेटा के लिए, डेटा लेगा बंदा आस-पास देखेगा तो कुछ तो एक्सपेक्टेशन तो है ही ना, पहला तो जीने का ही है। इस तरीके से ये होता है। उसके बाद परसेप्शन पे इफेक्ट डालने वाली चीज़ें क्या-क्या है? फैक्टर्स इन टारगेट, मोशन, नोवेल्टी, साउंड, साइज, बैकग्राउंड, प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी। फैक्टर्स इन सिचुएशन, टाइम, वर्क सेटिंग, social setting, attitudes, motives, interests, experience, expectations, and lot others. आप ये ऐसी इमेजेस देखते होंगे दोस्तों, जिसमें मतलब कई सारी इमेजेस होती है अलग-अलग, और उसका एक मतलब आप देखते होंगे कि इसमें आपने अगर पहले घोड़ा देखा तो आपकी पर्सनैलिटी है, वो पूरा फालतू बनती है। ये बिल्कुल नहीं होता है, पहली बात तो। जो भी एक ये इसका पूरा एक साइंस है और ये ऐसे यूट्यूब पर देखकर तो नहीं समझ पाओगे। इसके लिए आपको प्रॉपर डॉक्टर या जो भी उसके प्रोफेशनल्स हैं उनके ये इससे आप बता सकते हो। सपनों से भी आप काफ़ी अलग-अलग जो मैकेनिज़्म्स है प्रिडिक्ट करने के पर्सनैलिटी, वो भी जान सकते हो। तो लेकिन वो आप एक साइकोलॉजिस्ट से या साइकियाट्रिस्ट से ही जान सकते हो। सो ऐसे किसी भी एक कंटेंट क्रिएटर को ना माने जो प्रॉपर डॉक्टर या साइकियाट्रिस्ट नहीं है या जिसने लोगों को ट्रीट नहीं किया। हाँ, आप उनसे समझ ज़रूर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे आपको कुछ क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि ये आपको करना चाहिए, आपका भला हो जाएगा, ये मंत्र जप हुई। ना, ना, ना भैया। मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रोसेस है। इसमें आप इसको कई अलग-अलग किताबों से पढ़ सकते हो, आप साइकियाट्री की किताबें पढ़ सकते हो, उससे जान जाओगे। मैंने इसके कोर्सेज़ कर रखे हैं तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। मैं प्रॉपर डॉक्टर नहीं हूँ तो मैं आपको ट्रीटमेंट नहीं दे रहा हूँ। लेकिन कंसल्टिंग तो तब उसका कोर्स किया है तो वो बता रहा हूँ। तो उसी तरीके से आपने ये ऐसी इमेजेस देखी होंगी जिसमें कई अलग-अलग मीनिंग निकल सकते हैं एक इमेज से। आपने जब उस इमेज को पहली बार देखा था और अगर आप ज़्यादा देर तक देखते रहे तो उसमें आपको बहुत अलग-अलग चीज़ें दिखती रहेंगी। मतलब पोस्टमॉडर्निज़्म का क्लेम है ना कि देयर लाइज़ एन नंबर ऑफ इंटरप्रिटेशन टू अ सिंगल फैक्ट। वो एकम सत् विप्रा बहुधा वदन्ति, वो जो है वो वाक्य मैं आप लूँगा क्योंकि हम वो जानते हैं। वो अलग बात है कि एक ही सत्य है ये भी नहीं पता हमको, है ना? ये भी एक इंटरप्रिटेशन ही है। तो अब इसका मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको? इसके लिए क्योंकि ये इमेज देख कर के भी आपको बताना है। अब इसमें आप अगर कोई देख रहा है तो उसको समझ नहीं आ रहा होगा क्या है। अब अगर मैं आपको बताऊँ कि एक आदमी है जो घोड़े पे बैठा है। हाँ, हाँ। अब क्लिक होने लगा? कुछ-कुछ? घोड़े ने सामने वाला पाँव ऊपर उठा रखा है।
आदमी थोड़ा आगे झुका हुआ है। हाँ, अब ये जो इमेज है ना, ये कुछ तो भी ऐसे-ऐसे बना रखा है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। सचमुच कोई मीनिंग नहीं है। इसको आपने मीनिंग दिया है अभी-अभी। हो सकता है कुछ लोगों को समझ नहीं रहा हो, तो मैंने बोला कि घोड़ा है जिसने पाँव उठा रखा है, तो उन्होंने वो मीनिंग दे दिया। अब इसी पेपर को अगर मैं उल्टा कर दूँगा ना, तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मतलब कुछ भी मीनिंग नहीं निकलेगा। तो अलग-अलग बा इसी तरीके से हम हमारे ब्रेन में प्री कंसीव्ड नोशंस का इस्तेमाल करके आस-पास के डेटा को इंटरप्रेट करते रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि क्या पता कब सुनामी आ जाए, कब शेर पीछे लग जाए, कुत्ता लग जाए, भालू आ जाए, क्योंकि हम पले-बड़े तो ऐसे एनवायरनमेंट में हैं, डेवलप भी वही हुए हैं। ये तो आज है ना कि हम अच्छे से जी पा रहे हैं, बहुत अच्छे से, इतने अच्छे से। मतलब कुछ लोग हैं जो मतलब जिनकी हालत खराब है, लेकिन मतलब फिर भी मानव इतिहास में इतना उन्नत जीवन आज ही चल रहा है। कोई पिछली सभ्यता इतनी उन्नत नहीं थी। तो प्रॉब्लम सबके लाइफ में होंगी, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आज तो हम सबसे बहुत ही बढ़िया हो गए, नहीं। लेकिन कंपेयर टू हिस्टोरिक सिचुएशंस आज हम थोड़े अच्छे पोजीशन में। आज हमारे पास संविधान है, हमारे पास एक रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है, हमारे पास एक रूल ऑफ लॉ है। मतलब ये हमें पता है कि हम जिस जगह पर बैठे हैं, वहाँ कोई आकर के हम पे तीर भाले नहीं चला देगा। हमारे आस-पास हमने मतलब घर में रह रहे, छत है, मच्छर काटते हैं तो हम ऑल आउट लगा देते हैं। पता है मच्छर भी नहीं काट पाएँगे इतने ज़्यादा। ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस को छोड़ दूँ तो। तो अब जैसे गार्गी जी लिख रहे हैं, सौरभ जी, जैसे लोगों को स्काई में जीसस दिख जाता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल मैम। ये उनके पूरे के पूरे क्या कहते हैं बायस होते हैं। अब ये ऐसा अब ऐसी ये इमेज देखिए मैम आप। इसमें आपने सबसे पहले एक वुमन देखी होगी जो उस साइड टिल्टेड है, जिसकी आँखों में वो प्यूपिल नहीं है ऐसा लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, आपको पता है। लेकिन अब आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें कई अलग-अलग इमेजेस है, जिसमें अलग-अलग लोग हैं और उनके कॉम्बिनेशन से ऐसा लग रहा है कि एक लड़की है जो पीछे ऐसे मतलब मुँह करके सॉरी अपने लेफ्ट साइड के गाल पे मुँह रख के सोई है। तो ये एक और एग्जांपल है। उसके बाद अब परसेप्चुअल ग्रुपिंग क्या है? तो ये इसका मतलब होता है आवर टेंडेंसी टू ग्रुप सेवरल इंडिविजुअल स्टिमुली इनटू मीनिंगफुल एंड रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न। ये जो मैंने आपको पीछे दिखाया। अब कुछ स्टिमुली जो होती है ना वो इनकम्प्लीट होती है। पूरा पिक्चर नहीं देख पाते, तो हम अपने आप पूरा पिक्चर बना लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा वो इमेज चलती है, जिसमें वर्ड्स नहीं होते हैं, नंबर से ऐसे बीच-बीच में वर्ड्स होते हैं। तो हम किसी भी वर्ड में उसका पहला सेक्शन, बीच का सेक्शन और आखिरी शब्द को इंटरप्रेट करके उसका मीनिंग बना रहे होते हैं। तो आपने देखा होगा इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू अडॉप्ट चेंज एंड इफ यू कैन रीड दिस, यू आर अ वेरी स्पेशल पर्सन, ओनली 1 इन 10 पीपल कैन रीड दिस, और ऐसा करके एक वो आता है। वही होता है परसेप्चुअल ग्रुपिंग। अब ये तो और एग्जांपल थे मेरे पास कि ऑब्जेक्ट जो अपने ग्रुप होते हैं, सॉरी, लॉ ऑफ क्लोजर होता है कि ऑब्जेक्ट्स ग्रुप टुगेदर आर सीन एज होल। वी टेंड टू इग्नोर गैप्स and complete contour lines in the image above. There are no triangles or circles, but our minds fill in their missing information to create familiar shapes and images. इस इमेज में कहीं कोई सर्कल नहीं है, कहीं कोई ट्रायंगल नहीं है, लेकिन हमारा ब्रेन गैप को नहीं देखता और हम कोशिश करते हैं कि हम जो हमारे पुराने बायस है कि अच्छा ये ट्रायंगल जैसा कुछ दिख रहा है, ट्रायंगल ही है, तो ब्रेन उसको वैसे ही दिखाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, किंग जी ने लिखा है वहां पर त्रिकोण नहीं है, बिल्कुल। लेकिन कई लोग यार इसको त्रिकोण सर्कल सब देख लेंगे सर। तो वही है ना कि कुछ भी ना होते हुए भी वाह भगवान है ये कहना और ये बिल्कुल सेम है। अरे नहीं है यार, या सर्कल ट्रायंगल नहीं है। अब कोई कहता है नहीं, तो मैं पूछूंगा ना बताओ कैसे है। अब वो बोलेगा नहीं तुम गलत हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमको समझ नहीं है, तुम्हारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। अब ये तो फालतू बनती है, ये क्या बकवास है ये। तो जैसी चीजें है उनको वैसा देखे, हर एंगल से जांचे, हर एंगल से देखे, बस हमारा यही उद्देश्य। ये एक लॉ ऑफ कंटिन्यूटी है। ये लॉ मतलब ये ऐसे एक एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ। लाइंस आर सीन एज फॉलोइंग द स्मूथेस्ट पाथ, स्मूथ एकदम चिकना चिकना पाथ, नहीं स्मूथ सॉरी, वो तो अलग हो जाएगा। स्मूथ मतलब एकदम स्मूथली, मेरे पास शब्द नहीं है हिंदी में सब। इन द इमेज अबव द टॉप ब्रांच इज सीन एज continuing the first segment of the line. This allows us to see things as flowing smoothly without breaking line up into multiple parts. तो इसमें बस यहाँ पे कलर ज्यादा डेंस कर दिया तो आपको ऐसा लग रहा है कि जो ऊपर वाली लाइन है वो ऊपर ही जा रही है और ये कुछ अलग ऐड हो रहा है। अब क्या पता यहाँ पर ये जो कलर ऐड किया है डेंस वाला, ये इसी लाइन को आगे बढ़ाने के लिए किया गया हो। लेकिन नहीं, हम तो यही सोचेंगे ना कि ऐसे ऊपर जा रही है, यही एक पूरी लाइन है। कई चीजें होती है। उसके बाद लॉ, या इसको आप अगर चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो, जैसे समय अगर ज्यादा हो गया तो दिक्कत होगी इससे। जैसे लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, ऑब्जेक्ट्स नियर ईच अदर टेंड टू बी ग्रुप्ड टुगेदर। जैसे आसपास के अगर कुछ कुछ लोग खड़े हैं रैंडमली, उसमें से 4 लोग थोड़े ज्यादा पास में खड़े हैं, 6 लोग थोड़े थोड़े और पास पास उसमें खड़े हैं, तो आपको लगेगा कि इन 4 लोगों का ग्रुप है, भले ही वो 4 में से एक एक दूसरे को जानता भी ना हो। तो ये तो होता है। अब ये एक एट्रीब्यूशन थ्योरी है। When individuals observe behavior, they attempt to determine whether it is internally or externally caused. जैसे कोई एक फेनोमेना हुआ आसपास, तो जैसे एग्जांपल देने के लिए मैं आपको बताता हूँ, आपने रात में अंधेरे में टॉवेल पे
डंडे पे टंगा टॉवेल देख के अगर ये इंटरप्रेट किया कि आप भूत या भूतनी है, अब ये तो सभी करते हैं, मैंने तो किया है, मतलब मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल से, तो मैं कोशिश करूंगा ना कि ये मेरे ब्रेन में जो बायस थे उसके वजह से मैंने देखा, जैसे रात में दरवाजे की आवाज आई, दरवाजा बंद होने की ऑटोमेटिक, या सपोज किचन में कोई आपने तवा रखा था रोटी बना करके, वो नीचे धड़ाम करके गिर गया और आप हॉल में सोए हो अकेले, घर में कोई नहीं, अब पहला ख्याल क्या आएगा, भूत है बाबा। अरे बाबा वहां चूहे हो सकते हैं, चूहे का धक्का लग के वो तवा गिर सकता है, ये भी तो है ना। तो ये एक थ्योरी होती है जिसमें आप चीजों को प्री इंटरनली कुछ भी असाइन कर सकते हो या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब इसको मतलब इसमें और भी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि डिस्ट्रक्टिवनेस, कंसेंसस, कंसिस्टेंसी। तो ये चीजों के लिए होता है, ये लोगों के लिए होता है, इससे हम लोगों को भी जज करते हैं। जैसे जैसे कि एक व्यक्ति को अगर मैंने कुछ कहा तो उसने ऐसे ऐसे एक्ट किया, ये आपने नोटिस किया, अब आप वापस वो कहोगे तो वापस जैसे वो नहीं ये थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा एग्जांपल, एक पिक्चर, खैर नायक मूवी का नायक मूवी है, उसमें वो बंदे के ऐसे गुदगुदी ऐसे कमर में हाथ लगा दे तो वो एक वाक्य बोलता है, वो बार बार बोलता है, तो इसका मतलब है उसकी वीकनेस है। लेकिन कई सारी चीजें ऐसी होती है, अब वो जो उसमें उसको हाथ लगाने के बाद में जो भी बोलता है तो उसका इंटरनल एक प्रोग्राम है कि यार टच हुआ तो ऐसे बोलना। उसी तरीके से कई सारी चीजें होती है जो एक्सटर्नली सचमुच में होती है, तो ये वही होता है। आप इसके बारे में ज्यादा सर्च कर सकते हो, मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आगे मतलब 1.5 घंटे का हो जाएगा नहीं तो प्रेजेंटेशन। अब मैं ये इंपॉर्टेंट है, परसेप्चुअल एरर्स एंड एट्रीब्यूशन। अब जैसे आपने ये सारों के नाम कभी ना कभी सुने होंगे, जेन जी ने तो पक्का स्टीरियोटाइप या टैबू, टैबू मतलब हीरोइन मैडम नहीं, टैबू टैबू। तो अब इसका क्या होता है, तो दोस्तों देखिए, इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा परसेप्चुअल एरर्स में, इसका मैं आपको एक एनालॉजी भी दे दूंगा अगर चाहे तो, कि ये दिखाता है हमें कि हम कैसे एरर करते हैं चीजों को असेस करने में। वो हम कहते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। अब जैसे ये मेरे साथ हुआ है कि मैं घर पे काम कर रहा था, जैसे घर पे प्लास्टरिंग हो रही थी, तो मैंने सोचा प्लास्टरिंग सीखनी है मुझे, तो मैंने पूरा प्लास्टर वास्टर किया। उसके बाद अपनी जो इलेक्ट्रिक की वायर्स होती है वो पापा को वहां डालने में मदद वगैरह करी कि मैं ही करूंगा, मुझे आना चाहिए। उसके बाद मेरे कपड़े गंदे हो गए, अब मैं गया बाहर होटल में खाना खाने, तो गार्ड मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई एकदम मतलब अ, भिखारी टाइप आदमी हूँ। अब वहां मुझे एक एहसास हुआ, मैं उस गार्ड को गलत नहीं कहता हूँ, मुझे साफ वहां जाना चाहिए था, वो मेरी गलती थी। तो उसी तरीके से मतलब खैर ठीक है, गलती किसकी थी वो छोड़ देता हूँ, मैं ऐसा इसको इंटरप्रेट करता हूँ कि हाँ नहीं मुझे सही से जाना चाहिए था, क्योंकि हम फिर फालतू में तो ये परसेप्चुअल एरर होते हैं कई सारे। तो मैं इसका एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, हम इन्फॉर्मेशन को कैसे परसीव करते हैं। जैसे उस गार्ड ने मुझे देखा गंदा सा, तो उसने सोचा ये गंदा ही आदमी है, अब उसके मन में यही बन जाएगा अगर, तो इसका मतलब ये एक एरर होगा ना उसके परसेप्शन में, मैं तो हमेशा ऐसा नहीं रहता हूँ, मैं अच्छा रहता हूँ। उसके बाद एट्रीब्यूशन एरर क्या होते हैं, एरर्स इन हाउ वी एक्सप्लेन बिहेवियर्स। एट्रीब्यूशन एरर मतलब हम चीजों को क्या एक्सप्लेन सही से कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एरर है। जो बिहेवियर है हमारा, किसी चीज को देख, जैसे हमने देखा सामने सेफ है, अब एक व्यक्ति है जो प्रॉपरली फाइन है, उसको कोई इशू नहीं है दिमाग का, लेकिन वो कह रहा है कि यहाँ ऑरेंज है, तो उसने सेब को ऑरेंज कह करके वो बार बार बोले जा रहा है, उसे सामने वाला बोलेगा ना कि अबे पागल वागल है क्या। जैसे किसी चीज को होने का कारण विज्ञान ने सही से बता दिया, लेकिन कोई कह रहे नहीं तुम गलत हो, इवोल्यूशन तो पूरा गलत है भाई, भगवान ने बनाया हमको। अब वो गधा है, उसका क्या करें हम, अब हम क्या ही कर सकते हैं, उसका एट्रीब्यूशन एरर है उसमें। खैर जो भी हो, आगरा का तो मेंटल हॉस्पिटल बंद हो चुका है, अब क्या करें, कहीं और उनको देखना चाहिए। खैर परसेप्चुअल एरर क्या होते हैं, उसमें अलग अलग चीजें होती है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो स्टीरियोटाइपिंग, जैसे मैंने अभी आपको बताया अज्यूमिंग कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट अ पर्सन बेस्ड ऑन देयर ग्रुप मेंबरशिप। जैसे अगर आप ये देखते हो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और आप ये सोचते होंगे कि ये तो नर्ड होंगे, नर्ड मतलब सोशली ऑकवर्ड और सनग्लासेस लगाते होंगे, या फिर कॉमन परसेप्शन, जैसे हमारे कई सारे साथी लोग हैं जो अच्छी पोजीशंस पर है, लेकिन उनके साथ जातिवाद होता है, क्यों होता है यार, मतलब उन्होंने तो वो कर्म से ही अगर ये मानते हैं तो वो तो काम उन्होंने कब के छोड़ दिए, तो वो तो अच्छे से रह रहे हैं ना, वो अमीर भी है, तो आप उनके साथ क्यों वैसे एक्ट करते हो। तो ये होता है स्टीरियोटाइपिंग। तो जैसे ये मैंने आपको प्रैक्टिकल एक एग्जांपल दिया। उसके बाद दूसरा आएगा, आपकी स्क्रीन पर कौन सा वाला दिख रहा है, हेलो, हाँ, हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट होता है कि एक पॉजिटिव ट्रेट इन्फ्लुएंसेस ओवरऑल जजमेंट, मतलब किसी चीज में 100 अलग अलग बातें हैं, उसमें 99 नेगेटिव है लेकिन एक अच्छी है, फिर भी आप बोलोगे, आप उसी की दुहाई देते रहोगे, आय हाय ये तो ऐसा है, ये वाह वाह वाह, ये एक ट्रेट, ये एक ट्रेट, अरे वो बाकी के 99 जो ट्रेट्स है वो तुमको तुम्हारी जमीन खोद रहे हैं पैर के नीचे की। तो पूरा देखो, पूरी चीज को पूरा देखो। एक और एक एग्जांपल देता हूँ, अगर एक स्टूडेंट बहुत पंक्चुअल है, क्लास में सही टाइम पे आता है, उसकी वजह से उसकी टीचर अगर ये मान लेती है कि ये बहुत इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग है, तो अब क्या करें हम। वो बात अलग है कि उसके ग्रेड्स एकदम मतलब 33% ही आ रहे हैं, अब उसकी टीचर ने बस इसलिए मान लिया कि हाँ ये सही समय पे आता है यार, होशियार बच्चा है, बहुत हार्ड वर्क, अरे नहीं, ऐसा थोड़ी होता है।
उसकी मार्कशीट भी तो देखो ना। सारे जो फैक्टर्स होते हैं उनको तो कैलकुलेट करो, एक मैट्रिक्स बनाओ, एक इंडेक्स बनाओ, उसका पूरा एक एवरेज बनाना मैथमेटिक्स होता है प्रॉपर। मैट्रिक्स नाम का एक शब्द किस लिए होता है कि किसी भी चीज को मापने का, हम प्रॉपर उसके जो फैक्टर्स है उसको सही से माप करके एक कर्व, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना सके, जिससे हमें समझ सके कि गलती कहाँ हो रही है। इसको केपीआई भी समझ सकते हैं आप, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो ये एक हेलो इफेक्ट होता है कि किसी चीज में एक बुराई देखी या एक अच्छाई देखी तो उसको ओवरऑल नहीं देखते, पूरा पूरा ही गलत है, पूरा ही। जैसे मैंने अगर कुछ बोला, अब मैं अगर ये कह रहा हूँ कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी इतनी अच्छी नहीं है, एग्जांपल दे रहा हूँ, ये फैक्ट मत लेना, इतनी अच्छी नहीं है, तो अब मैंने बस इतना कहा है कि इकोनॉमिकल पॉलिसी इतनी अच्छी नहीं है, मैंने इसके अलावा और कुछ नहीं कहा है, कुछ भी नहीं, बस इतना ही कहा है। लेकिन लोग क्या सोचेंगे, जो मेरे सपोर्टर है वो बोलेंगे, आहा सौरभ भाई ने तो मतलब सरकार की बकिया उधेड़ दी। अरे बकिया कहाँ उधेड़ी यार, मैंने बस इतना बताया कि ये इकोनॉमिकल, एक इतने बड़े सरकार में एक इकोनॉमिक मिनिस्ट्री का एक व्यक्ति है जिससे एक पॉलिसी ड्राफ्ट हुई है जिसमें ये समस्याएं है। मैंने पूरे सरकार को थोड़ी बोला, मैंने इकोनॉमिक विंग को बोला। ऐसी काफी सारी विंग्स होती है, 93 कैबिनेट मिनिस्टर्स है, तो मैं क्या पूरे 93 के खिलाफ हो गया? ये भी नहीं होता है। एडिशनल किसी एक अच्छाई को लेकर के, जैसे हमने इतने लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया। अच्छा साल बताना जरा, 2022 में निकाला। हाँ तो हर साल आंकड़े अपडेट होते हैं ना, इस साल का क्या है? नहीं, ये मत बात करो, हमने 2022 में निकाला था, हमने कितना काम किया है। अब ये बेवकूफी है, ये भी एक बेवकूफी है। तो चीजें सही से बयान करनी चाहिए, नहीं कर सकते तो आप ये परसेप्चुअल एरर में भी हो और एट्रीब्यूशन एरर कॉज कर रहे हो, आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है बेसिकली, या फिर आप प्रोपोगंडिस्ट हो। तो जैसे ये हुआ हेलो इफेक्ट। उसके बाद एक कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट है, आय हाय ऑर्डरिंग। कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट को अगर मैं आपको समझाऊं तो ये परसीविंग समथिंग एज बेटर और वर्स बेस्ड ऑन कंपैरिजन रेदर देन इट्स एक्चुअल वैल्यू। जब हम कंपेयर करने लग जाते हैं, क्या जैसे आप मार्केट में गए, आपने बोला मुझे काम चलाओ शूज चाहिए, बंदे ने लाया 500 रुपए का आपको दे दिया, हो गया। अब आप उसको कंपेयर कर रहे हो एयर जॉर्डन का जो शू है उससे। अब भैया आपने मांगा था काम चलाऊ शूज, काम चलाऊ मिल गया, उसकी एक्चुअल वैल्यू ही काम चलाऊ है, इसलिए आपको वो 500 रुपए में मिला, तो आप ही ने मांगा था। लेकिन अब आप उसको जो कंपेयर कर रहे हो किसी और चीज से, तो भाई ऐसे थोड़ी चलेगा। मतलब उसके लिए क्या आपने उतने पैसे भरे थे? नहीं भरे, तो आप ऐसा क्यों चाहते हो कि मैं अपने हिसाब से ही बोलूंगा, मेरे हिसाब से ही काम होना चाहिए, मैं उस काम में कोई सहभागिता भी नहीं दूंगा, लेकिन मुझे मेरे घर के सामने का सब कुछ ऐसा चाहिए, उसमें पड़ोसी का नुकसान भी होना चाहिए, तो ये तो गलत होगा ना। तो ये कॉन्ट्रास्ट होता है। जैसे कि इसका एक और एग्जांपल, इफ यू इंटरव्यू मिडी ऑकर कैंडिडेट, मतलब एक एवरेज स्टूडेंट का अगर आप इंटरव्यू लेते हो, एक टेरेबल, एकदम वाहियात इंटरव्यू दिया है किसी ने, उसके बाद तो आपको वो जो कैंडिडेट है जिसका अभी आप इंटरव्यू ले रहे हो वो एक्सेप्शन लगेगा, क्योंकि इसके पहले वाले ने बहुत वाहियात इंटरव्यू दिया था, तो आप कंपेयर करोगे, हो सकता है दोनों भी एवरेज हो। तो देखिए चीजों को मापने का जो तरीका होता है उसको सही से लिख लीजिए और सही से ऑनेस्टली मापिए, तब जा करके कुछ बदलाव हो पाएगा। उसके अलावा अगर आप ये नहीं करते हो तो फिर आप, चलो एंटरटेनमेंट तो अच्छा ही होता है, सब एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, बागी चाहे आतफाल, होता है शबीरोज तमाशा मेरे आगे। तो इसके बाद में मतलब ये इसके और भी कई सारे इफेक्ट्स होते हैं, तो आप ये देख सकते हैं। लेकिन मोटा मोटी बात मैंने ये इसलिए बताया आपको कि आप इसको सर्च करिएगा, मैं आपको काम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अच्छा होगा जब आप सर्च करके उसको देखोगे, अगर आप क्यूरियस हो तो आपको ज़्यादा जल्दी से याद भी आएगा और रिमेंबर भी रहेगा, और हो सकता है आपकी क्यूरियोसिटी उसमें और जागे तो आप और रिसर्च करें, उससे आपकी ज़िंदगी में और अच्छा नॉलेज आए, अच्छा फ़ायदा हो। तो मैं पंडित नहीं हूँ कि सबको अपने आप पे निर्भर बना दूँ, मैं बस वो जो मैं जानता हूँ, जहाँ से लिया है वो चीज़ें बता दूंगा, आपकी इच्छा बाकी। हाँ, ये एट्रीब्यूशन एरर में एक चीज़ बता देता हूँ, सेल्फ सर्विंग बायस। मैं ही सही हूँ, मेरे अलावा कोई भी सही नहीं है, मैं जो कहूँगा वही सही, मैं कहूँगा सूरज पश्चिम से निकलता है वो निकलता है, मुझे पता नहीं। तो भैया देखो, जाओ बिजली की जो तारें होती है ना, उसको ऊपर नीचे हर जगह लगाओ और मैं बटन ऑन कर दूंगा, क्योंकि तुमको जरूरत है, तुम बावले हो। क्योंकि रियलिटी को रियलिटी की तरह ही देखो, प्रोपोगंडा मत करो, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो बर्बाद होने के और बहुत तेजी से भाग रहे होंगे। खैर अब यार आप इंप्रूव कैसे करें, अब भाई मैंने तो बता दिया है। इंप्रूविंग परसेप्ट सॉरी हाँ आवाज चली गई थी, इंप्रूविंग परसेप्चुअल एक्यूरेसी। सो इसका मतलब यह है कि आपको डाइवर्सिटी मैनेजमेंट आनी चाहिए, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को भी देखिए। हो सकता है आपको कोई चीज अच्छी लगे तो उसका जो विरोधी है वो क्या कह रहा है उस चीज के बारे में, वो जरूर देखे। प्लीज, मतलब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अब ऐसा नहीं कि हम जो कह रहे हैं वही सत्य मान लीजिए, हमारे विरोधी अगर कोई है तो आप उनको भी देखें, सेंस बनाए, और हमारे भी अंधभक्त ना बने, उनके भी अंधभक्त ना बने। अपने लिए प्रॉपरली सारे पर्सपेक्टिव्स का जो डाइवर्सिटी होता है वो रखिए, उसके बाद इम्पैथी सबके साथ रखिए, और फिर एक सही से
आप क्या हो, आपके उद्देश्य क्या है, उसमें कौन आपकी मदद ज़्यादा अच्छे से कर सकता है, उसको मान लीजिए, बस सिंपल। तो बस अपने आप को जानने के लिए एक जौहरी विंडो है, आप इसको बाद में सर्च करके देख सकते हो। और बाकी प्रेजेंटेशन बहुत लंबा हो गया इसलिए, लेकिन उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा इसे परसेप्शन के बारे में। पर्सपेक्टिव का भी मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, ये तो बस 2-3 ही पेजेस की है। तो व्हाट इज पर्सपेक्टिव? तो भाई देखो, अ पॉइंट ऑफ व्यू और अ वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। अ पर्सपेक्टिव इज अ प्रोडक्ट ऑफ इन्फ्लुएंसेस इन योर लाइफ। उदाहरण, आप कई सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हो। आपका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, आपके पापा का ऑक्यूपेशन, मम्मी का ऑक्यूपेशन, इनकम लेवल, एजुकेशन, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, लाइफ एक्सपीरियंसेस, जेंडर, इथनिक बैकग्राउंड, एज, स्कूलिंग, जो मैंने अभी अभी आपको बताया इसके पहले भी। इन सबको ये करते हुए आप एक व्यू बनाते हो वर्ल्ड का, एक स्टोरी बनाते हो बचपन से लेकर के, बहुत अच्छे से। एक स्टोरी जो आपको जीने में मदद करती रहे, और उस स्टोरी को आप सही समय पर, अगर आपके लाइफ को खतरा हो तो आप उस स्टोरी को चेंज भी करते हो। तो पर्सपेक्टिव वही होता है कि आपकी एक स्टोरी है, आप उस हिसाब से चीज़ों को देख रहे हो। जैसे कि एक रिलीजियस आदमी अगर कुछ चीज़ें, मैजिक ट्रिक देखेगा तो बोलेगा भगवान ने किया है। एक समझदार व्यक्ति देखेगा, हालांकि रिलीजियस लोग समझदार नहीं होते, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत होगा। अगर कोई बायस व्यक्ति किसी चीज़ को अपने बायस से देखेगा तो वो अपना बायस ही कंफर्म करेगा। तो उसका जो पर्सपेक्टिव होगा वो यही होगा कि वो उसका जो बायस है वही उसका पर्सपेक्टिव होगा। तो हम कह रहे हैं कि कई सारे पर्सपेक्टिव होते हैं, दृष्टिकोण कई सारे होते हैं। सबको देख करके किसी भी चीज़ के बारे में सब सारे दृष्टिकोण देखें और फिर अपना एक अच्छा सा वेल इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बनाएं। बस इसी के साथ आपने इतना सुना, इसके लिए धन्यवाद। ना लेफ्ट विंग बने ना राइट विंग बने, सिंपली एकदम एक ऐसा आदमी बने जो आपके आसपास के लोगों को मदद करता रहे और उसमें उसकी अपनी भी ग्रोथ हो। तो थैंक यू, और मुझे झेलने के लिए शुक्रिया। मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ, अगर पिन हो सके तो। दोस्तों मतलब एक ये बात रही है, एडवाइस नहीं कहूँगा इसे, एक मतलब सिंपल फैक्ट बता रहा हूँ आपको कि किसी भी सिस्टम को, जो भी आपको परेशान कर रही है उसको जान लीजिए, सही से जान लीजिए, ताकि आप उसमें उसमें जो कुछ तत्व है जिससे आपको परेशानी हो रही है उसको सही से बदल सके, जिससे आपको परेशानी कम हो। किसी भी चीज़ को, एग्जाम्पल आपने पंखा देखा है, गर्मियों में गर्म हो रहा है, बहुत पसीना आया है, ठंडी हवा आ जाए तो कैसा सुकून मिलता है। वो इसलिए मिलता है क्योंकि हमने ये मैकेनिज्म जान लिया कि क्या करने से पंखा घूमेगा, और स्विच दबाएंगे तो पंखा घूमेगा, लेकिन फुल स्पीड से नहीं, कम स्पीड से घूमना चाहिए, तो उसके लिए रेगुलेटर भी बना लिया। उसी तरीके से सिस्टम को जान करके हमने चीज़ें बनाई, बस। तो आप यही करें।